इस रात भी मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो मैं यूं ही करवटें बदलती रही, फिर बाहर आकर बरामदे में चहलकदमी करने लगी और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां से कल रात जीजू और बाजी को देख रही थी। आज भी वो दोनों इसी काम में मसरूफ थे। उनको देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश उभरने लगी थी। मैं उनको बड़ी बेताब सी नज़रों से नज़रें जमाए देखती रही कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं फ़ौरन से मुड़कर देखा तो बाजी का देवर मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही उसको देखा तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करने लगा। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। सुबह जब गाय और बैल को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी बहन और जीजू को छुपकर देख रही हो। अरे यार, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो मेरे करीब आया और मुझे बेड पर लिटाकर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रानिया है। दिखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल के करीब है और ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं बीए कर रही थी। मैंने ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझसे 4 साल ज़्यादा थी। उसकी शादी 6 महीने पहले ही ज़मींदार घराने के एक लड़के से हुई है, जो गांव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 महीने बाद मेरी बहन मायके आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में उसके ससुराल आकर गुजारूं, जिसकी मैंने हामी भर ली थी, क्योंकि मैं भी बाजी के गांव का ससुराल देखना चाहती थी। गर्मियों की छुट्टियां हुईं तो मैं अपना सामान बांधकर उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर अपने कपड़े बदले थे। उसी वक्त मेरे जीजू भी खाने के लिए घर पर आ गए थे और उन्होंने हमारे साथ ही लंच किया था। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों पर चले गए। उनका घर गांव से ज़रा हटकर खेतों में ही बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत था। उस घर को देखकर तो मैं हैरान हुई थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने बराबर वाला कमरा दिया था, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर रहता था, जो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो भी छुट्टियां गुजारने अपने घर आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची तो काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझसे कहने लगी कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान थी कि बाजी इस वक्त उठ गई हैं। शादी से पहले तो इस वक्त उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं तो चुप रही और उनके साथ चहलकदमी के लिए चल दी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। 20-25 मिनट की वॉक के बाद बाजी कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि आप चली जाएं। मैं थोड़ी देर कुछ वक्त और यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ। बाजी तो वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि बाजी का देवर ट्यूबवेल के पानी से नहा रहा था और उस पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर मैं एक दरख्त की ओट में हो गई और उसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी भी मर्द को इस हालत में नहीं देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर होकर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मेरी नज़र जैसे ही उसकी टांगों के दरमियान गई तो मैं हैरान रह गई।
اس سے پہلے میں نے صرف تصویر میں یہ سب دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار اور پانی میں ڈبکی لگائی اور پھر باہر نکل کر کپڑے پہن لیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں کچھ دیر وہاں رکی اور پھر میں بھی گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر میں کافی بدحواس ہو چکی تھی۔ گھر پہنچی تو باجی نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ میں ٹیبل پر آئی تو باجی کا دیور بھی آ گیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے جیجو کسی کام کے سلسلے میں شہر چلے گئے تو باجی نے اپنے دیور کو کہا کہ وہ میری بہن کو اپنا فارم ہاؤس دکھا لائے، جس پر وہ کہنے لگا کیوں نہیں بھابھی ضرور۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا چلو تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھا کر لاتا ہوں۔ صبح میں اس کو اس حالت میں دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد تو مجھے اس کے پاس بیٹھنے پر بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، اور اب باجی نے مجھے اس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ خیر میں انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ فارم ہاؤس دیکھنے کے لیے چل پڑی۔ ہم لوگ پیدل ہی فارم ہاؤس کی طرف چل دیے۔ فارم ہاؤس گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کو ہاں ہاں کہہ کر جواب دے رہی تھی۔ باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی ہنسمکھ لڑکا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں اس نے مجھے اپنے کنوں اور امرود کے باغ دکھائے، اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیری فارم پر لے گیا اور کہنے لگا چلو میں تم کو ڈیری فارم دکھاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس فارم میں آسٹریلین گائے ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ ڈیری فارم کے ایک کونے پر ایک بیل چل رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس علاقے میں اس نسل کا بیل صرف ہمارے پاس ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے لوگوں نے ہمیں لاکھوں روپے کی آفر کی، لیکن ہم نے اسے فروخت نہیں کیا۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ بیل دوڑتا ہوا گائے کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ایک گائے کی دم کو سونگھنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ گائے کے ساتھ وہ سب کرنے لگا۔ یہ سین دیکھ کر تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نگاہیں نیچے کی طرف کی اور اس سے کہا چلو یہاں سے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ تو میں غصے بھرے انداز میں بولی کیا یہ سب دکھانے کے لیے لائے تھے تم مجھے؟ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر مسکان آ گئی اور وہ کہنے لگا ارے اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بیل کا کام ہے، دیکھا نہیں تم نے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بیل ابھی تک گائے کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس چل دی۔ پھر وہ بھی ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو یہ تو نیچرل سی بات ہے، تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانا شروع کر دیے تو اس نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور چلتے چلتے کہنے لگا دیکھو یار یہ تو نیچرل سی بات ہے، انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ میں خاموشی سے چلتی رہی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ صبح صبح جیجو اور باجی کو اس حالت میں دیکھا تھا، اور اب بیل اور گائے کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد تو مجھے نہ جانے کیا ہونے لگا تھا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت باجی نے مجھے اٹھایا تو میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور شام کو جیجو بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ اسی دوران جیجو مجھ سے کہنے لگے یہاں کی زندگی بھی عجیب سی لگے گی تم کو رانیہ، یہاں لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی کیونکہ میرا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ کھانے کے بعد میں پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے صبح والے منظر ہی گھوم رہے تھے، جس سے میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند نہیں آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کے تازہ ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کر لیتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔
घर के चारों तरफ बरामदा था जिसमें काफ़ी अंधेरा था। मैं बरामदे में चहलकदमी करते हुए बाजी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें सुनकर मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर नेट लगी हुई थी। कमरे के अंदर नीले रंग का जीरो का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि जीजू बेड के पास खड़े हैं और उन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि बाजी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। फिर जीजू ने बाजी का बाजू पकड़कर उनको उठाया और अपने साथ लगा लिया और फिर जीजू बाजी के साथ वही सब करने लगे जो मैंने बैल और गाय को करते हुए देखा था। ना चाहते हुए भी मैं उनको देखती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर चुपके से अपने कमरे में आ गई। मैं जवान थी और साथ में खूबसूरत भी थी। मेरे तो जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। जब से मैं यहाँ पर आई थी मेरी आंखों के सामने इसी तरह के मंजर पेश आ रहे थे। मेरा दिल अंदर से बेतहाशा बेचैन हो चुका था। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं वॉक के लिए निकली तो उसी जगह जाकर रुक गई जहाँ कल मैंने अपनी बहन के देवर को नहाते हुए देखा था। वो आज भी वहीं पर मौजूद था और मैं उसी दरख्त की ओट में खड़ी होकर उसको देखने लगी। और कुछ देर बाद मैं घर लौट आई। अब मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। हर वक्त उन्हीं ख्यालों में खोई रहती। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं फिर बाहर आई और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहाँ से कल रात जीजू और आपी को देख रही थी। आज भी वो दोनों इसी काम में मसरूफ़ थे कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने फ़ौरन से मुड़कर देखा तो बाजी का देवर मेरे पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोश करने का इशारा करने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके मुझसे कहने लगा, क्या देख रही थी तुम खिड़की में झांक कर? मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था, लेकिन चंद लम्हे बाद वो हंसते हुए बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? तमाम मर्द और औरतें यही काम करते हैं। इस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह से कांप रही थी। मेरे होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। फिर वो कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। सुबह जब गाय और बैल को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी और अब अपनी बहन और जीजू को छुप छुप कर देख रही हो। रानिया, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि तुम, इतना कहकर वो मेरे करीब आया। फिर अचानक से उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता छूना शुरू कर दिया तो न जाने क्यों मैं भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि जैसे कुछ देर पहले मैं दूसरे कमरे में बाजी और जीजू की आवाज़ सुन रही थी, इसी तरह बाजी और जीजू भी इस कमरे से हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैंने उसके कान में आहिस्ता से कहा, देखो दूसरे कमरे में बाजी और जीजू हैं और वो हमारी आवाज़ सुन लेंगे। जिस पर उसको भी ख़तरे का एहसास होने लगा। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और फिर मुझसे चलने को कहने लगा। मैंने कहा, कहाँ पर? तो कहने लगा, मेरे पीछे आओ। तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। कमरे से तकरीबन 40-50 कदम के फासले पर एक और कमरा था जो गेस्ट रूम की तरह था, जिसमें 2 बेड थे और अटैच बाथरूम था। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसने मुझ पर पूरी रात प्यार लुटाया। सुबह तक हम दोनों कमरे में ही रहे। इसके बाद तो जब तक मैं यहाँ रही यही सब कुछ होता रहा। फिर 1 महीने बाद मैं अपने वापस घर चली गई, मगर अगले साल की छुट्टियां भी मैंने बाजी के ही घर पर गुजारी थी। लेकिन इस बार बाजी को मेरे और उसके देवर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। बाजी ने मुझे बहुत डांटा। कहने लगी, रानिया, ये जो तुम कर रही हो ये गुनाह है। शादी से पहले किसी के साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं सर झुकाए बाजी की डांट सुन रही थी। मैंने रोते हुए बाजी से कहा, बाजी, मैं आपके देवर से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर बाजी कहने लगी,
तो पहले बताती ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। कम से कम इस गुनाह में मुब्तला तो ना होती। कुछ ही दिन बाद बाजी ने अम्मी अब्बू से कहकर मेरा रिश्ता अपने देवर से करवा दिया और फिर हमारी शादी हो गई। दोस्तों, शादी से पहले किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक बनाना गुनाह अजीम होता है। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।